हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के न्यूज ऑन मैप इंडिया प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने और आज हम बात करने वाले हैं बीते एक सप्ताह में चर्चा में रही प्रमुख जगहों के बारे में मानचित्र के माध्यम से, यानी कि मानचित्र पर आधारित किस प्रकार के प्रश्न उनसे बन सकते हैं, इसे देखेंगे, इस पर चर्चा करेंगे क्योंकि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं जो हमने आपको अभ्यास प्रश्न दिया था। प्रश्न देखिए, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो 2750 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है, ओडिशा का सबसे प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य है। सिमलीपाल का नाम लाल रेशम कपास सेमुल पेड़ों के नाम पर रखा गया है जो इस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। मेलानिस्टिक टाइगर या ब्लैक टाइगर केवल सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में पाए जाते हैं। अब आपको बताना है उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं। ऑप्शन ए है केवल एक, बी है केवल दो, सी है उपर्युक्त सभी और डी है इनमें से कोई नहीं। सी और डी नहीं दिख रहे होंगे लेकिन मैंने आपको बता दिया है और यह अभ्यास प्रश्न है। चलिए इसके जवाब को देख लेते हैं कि इसमें से कितने कथन सही हैं। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, यह देखिए सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहां पर है? ओडिशा में। अब पहला जो स्टेटमेंट था ओडिशा में, वह बात तो सही निकलती है। अब बात आती है सबसे प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य है कि नहीं है, तो बिल्कुल यह सबसे प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य है ओडिशा राज्य का। अगला स्टेटमेंट है सिमलीपाल का नाम लाल रेशम कपास सेमुल पेड़ों के नाम पर रखा गया है। क्या सच में ऐसा है? देखिए यह है सेमुल पेड़, अब इसका रंग देखिए लाल है। अब क्या है यह नाम? पूरा देखिए, लाल रेशम कपास सेमुल पेड़, बिल्कुल इसी के नाम पर यहां पर रखा गया है क्योंकि यहां पर इस क्षेत्र में यह प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो दूसरा भी सही है। और तीसरा है मेलानिस्टिक टाइगर या ब्लैक टाइगर केवल सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में पाए जाते हैं। अब आपको बताना है कि तीनों सही है नहीं है। दरअसल ये जो तीसरा है, तीसरा भी सही है। और तीसरा जो है, जिस टाइगर की बात हो रही है उसको देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। मेलानिस्टिक टाइगर, थोड़ा सा जो इनका कलर होता है, थोड़ा सा अपेक्षाकृत जो रंग है दबा हुआ दिखाई देगा, ठीक है, थोड़ी सी डार्क। और यह क्यों होता है? क्योंकि जो इसका जीन है उसमें कुछ उत्परिवर्तन हो गए हैं, इस वजह से यह रंग दिखाई देता है। तो इस प्रकार जो मेलानिस्टिक टाइगर हैं, इनकी संख्या भारत में लगभग 10 के आसपास है। अब तो कुल मिला के जो हमारा उत्तर था वह यह था कि सभी के सभी कथन सही हैं। तो चलिए अगला सवाल अब देख लेते हैं। अगला सवाल है, सतलुज यमुना लिंक नहर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सतलुज यमुना लिंक SYL नहर का उद्देश्य हरियाणा और पंजाब के बीच नदी जल के समान बंटवारे को सुविधाजनक बनाना है। दूसरा, यह नहर रावी और व्यास नदियों के पानी के वितरण को सक्षम बनाएगी। और तीसरा है SYL नहर हरियाणा में लगभग 120 किलोमीटर और पंजाब में 90 किलोमीटर लंबी है। अब आपको बताना है उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं। विकल्प पिछली बार की तरह हैं, केवल एक, केवल दो, उपरोक्त सभी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब यहाँ पे देखिए, यह जो नहर है हरियाणा और पंजाब के बीच नदी जल के समान बंटवारे को सुविधाजनक बनाने के लिए की गई है। यह जो मामला है, जब हरियाणा राज्य बन गया, अलग हो गया, तो यहां पर उसकी मांग हुई कि जल का बंटवारा हो सके अलग से, तो यह हुआ। अब जो है, अब आप देखिए, आप देख सकेंगे, तो यह जो है आप देख सकते हैं नहर का क्षेत्र है और मुख्य रूप से यह पंजाब से हरियाणा के बीच में देखिए किस तरह से जल का बंटवारा करते हुए दिखाई दे रही है। अब यह बात तो सही है, जल के बंटवारा वो भी समान। दूसरा है रावी नदी व्यास नदियों के पानी के वितरण को सक्षम बनाएगी। तो कौन कौन सी नदी है? रावी और व्यास नदी। ये देखिए, ये रावी नदी है और ये व्यास नदी है, इन्हीं का वितरण होना है। अब उसके अलावा देखिए, तीसरा, नहर हरियाणा में लगभग 121 किलोमीटर और पंजाब में 90 किलोमीटर लंबी है। दरअसल इसका उल्टा है। यह जो तथ्य है, यूपीएससी में इस तरह के सवाल आते हैं कि इधर का उधर और उधर का इधर का कर देता है। दरअसल हरियाणा में यह लगभग 90 किलोमीटर और पंजाब में 121 किलोमीटर लंबी है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, पहले दो सही हैं। तो सही उत्तर क्या होगा? कितने सही हैं? केवल दो सही हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों पर विचार कीजिए। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब। क्या बताना है आपको? उपयुक्त में से कितने राज्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा हैं? केवल एक, केवल दो, केवल तीन या उपरोक्त सभी। यहां पर जो सही उत्तर है उसमें आपको पता होना चाहिए, तभी आप जवाब दे पाएंगे कि जो दिल्ली एनसीआर है उसमें कितने क्षेत्र हैं। तो आप बताएंगे कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, लेकिन पंजाब दिए गए विकल्पों में नहीं है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? वह होगा केवल तीन।
अब देख लीजिए एक बार के लिए, ये दिल्ली है। अब इधर आप देखिए तो आपको 3 हिस्से दिखाई देंगे। यह जो है उत्तर प्रदेश का है, यह देखेंगे तो यह आपको दिखेगा जी हरियाणा का, और ये आपका दिखेगा राजस्थान का। अब यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा किसके जिले मिलेंगे आपको, तो 14 जिले मिलेंगे। किसके, हरियाणा या यूपी, हरियाणा के। उसके अलावा 8 जिले जो मिलेंगे वो यूपी के मिलेंगे, 2 जो मिलेंगे वह राजस्थान के मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। मुल्ला पेरियार बांध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह केरल राज्य में मुल्लायार और पेरियार नदियों के संगम पर स्थित है। दूसरा कथन है, पेरियार नदी पश्चिमी घाट की शिवगिरी पहाड़ियों से निकलती है और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चुनाव कीजिए। अब एक बार फिर से सवाल को देखिए, क्या कह रहा है, यह केरल राज्य में मुल्लायार और पेरियार नदियों के संगम पर स्थित है। चलिए देखते हैं। अब देखिए मुल्लायार और पेरियार, पेरियार और मुल्लायार, अब यहाँ पे यह जो डैम है इन दोनों के संगम पर ही स्थित है। तो यह बात तो सही है कि दोनों के संगम पर स्थित दिखाई देता है। अब देखिए राज्य की बात की है केरल, तो यह केरल का क्षेत्र ही है। यह देख सकते हैं ऊपर का यह तमिलनाडु और नीचे यह केरल है। अब इसके अलावा देखिए दूसरा स्टेटमेंट, पेरियार नदी पश्चिमी घाट की शिवगिरी पहाड़ियों से निकलती है और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है। क्या सच में ऐसा है? देखिए पेरियार नदी यहां से निकलती है और आगे जाती है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान में। अब कहां से बोला है निकलती है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, शिवगिरी पहाड़ियों से। और शिवगिरी पहाड़ियां कहाँ आपको देखने को मिलेंगी, तो यहाँ पे देखिए ये शिवगिरी की पहाड़ियां हैं, यहीं से निकलती है पेरियार नदी, आगे पेरियार नेशनल पार्क में जाती है। और जो पेरियार नदी है यह जो है केरल की जीवन रेखा कहा जाता है, सबसे लंबी वहां की प्रमुख नदी है। तो कुल मिला के ये स्टेटमेंट तो सही है, पहला भी सही था। और गलत विकल्प का चुनाव करना, यानी कि इनमें से कितने विकल्प गलत हैं। यह सवाल अगर स्पष्ट ना हुआ हो तो कहने का मतलब ये कितने इसमें स्टेटमेंट ऐसे हैं जो गलत हैं। तो भाई साहब आप ये बताइए, ना ये गलत है ना ये गलत, दोनों गलत नहीं है। अब चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। अब आपको व्यवस्थित करना है, किस तरह से व्यवस्थित करना है ये देख लीजिए। असम के साथ साझा सीमा वाले निम्नलिखित राज्यों को दक्षिण से उत्तर में व्यवस्थित कीजिए। दक्षिण से यानी कि नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ बढ़ना है। और किसमें, असम के साथ जो सीमा साझा करते हैं वे राज्य। और कहाँ के राज्य होंगे ये सारे के सारे देख लीजिए तो आपको नॉर्थ ईस्ट के राज्य ही मिल रहे हैं। विकल्प में दे दिया है कि 1 4 3 2, 2 3 4 1, 2 1 4 3, 4 1 2 3। चलिए अब देखते हैं। अब यहाँ पे जिस राज्य की बात की गई है वह कौन सा है, असम है। असम को सबसे पहले देखिए ये असम है और ये उसकी सीमा यहां से यह जो दिखती है, इसकी दाईं तरफ ये जितने भी राज्य हैं इन्हीं को हमें दक्षिण से उत्तर की तरफ देखना है। तो सबसे पहले देखिए मिजोरम, फिर उसके ऊपर हम जाते हैं तो मणिपुर, फिर उसके ऊपर जाते हैं तो नागालैंड, फिर उसके ऊपर जाते हैं तो अरुणाचल प्रदेश। तो यानी कि उत्तर हो गया मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, यानी कि 2 3 4 1। 2 3 4 1 कहां पे है, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। अब चलिए देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ वन्यजीव अभयारण्य है और एक तरफ राजस्थान है। अब आपको बताना है कि कितने युग्म इसमें सही सुमेलित हैं। यहाँ पे एक चीज लिखी है देवीगढ़ पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बंगाल को कट कर लीजिएगा, यहाँ पे ये गलत है, दरअसल ये अभयारण्य है। ठीक है, तो देवीगढ़ अभयारण्य, गुंडला ब्रह्मेश्वर अभयारण्य, चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य, उनसे संबंधित राज्य है। देवीगढ़ के लिए उड़ीसा है, गुंडला के लिए पश्चिम बंगाल है, चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक में है। चलिए अब ऊपर की युग्म से कितने युग्म सही सुमेलित हैं ये तो हमें देखने से ही पता चलेगा, केवल 1 है, 2 हैं, सभी हैं या फिर कोई नहीं है। तो सबसे पहले देवीगढ़ के लिए देखते हैं। देवीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर मौजूद है और यह जो सेंचुरी है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यह देखिए किस राज्य में है, साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है उड़ीसा। पहला तो हमारा सही हो गया। दूसरा देखिए गुंडला ब्रह्मेश्वर क्या पश्चिम बंगाल में है। अब देखिए गुंडला ब्रह्मेश्वर यहां पर है और यह कुरनूल जो है कहां पे है, आंध्र प्रदेश में, मतलब कि आंध्र प्रदेश में है गुंडला ब्रह्मेश्वर और यहाँ पे पश्चिम बंगाल है, तो यह गलत हो गया। चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य, चिन्नार के लिए क्या बताया है, कर्नाटक बताया है, क्या सच में है? चलिए देखते हैं। चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे देखिए दिखाई देगा और ये क्षेत्र कौन सा है, केरल है। तो यह जो सवाल में हमने देखा कि युग्म है 3 और सही है केवल 1, तो कितने भी सही है, केवल 1 का मतलब हो गया ऑप्शन हमारा ए सही है।
अब चलिए आगे देखते हैं। इंफाल घाटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा, देखिए क्रम से। इंफाल घाटी, इंपल तंपाक, इसी को इंफाल को इंपल तंपाक कहते हैं घाटी को। मणिपुर घाटी, मणिपुर तंपाक, ठीक है। तो घाटी क्या कहते हैं? तंपाक, वहां की स्थानीय भाषा में। मणिपुर राज्य में स्थित है। क्या सच में ऐसा है? अभी देखेंगे तो पता चल जाएगा। दूसरा देखते हैं। इंफाल नदी घाटी के मध्य से होकर बहती है और पूरी घाटी को अपना नाम देती है, ठीक है। तीसरा है राजधानी इंफाल, इंफाल घाटी में स्थित है। देखिए इंफाल घाटी से जुड़े हुए सारे स्टेटमेंट हैं। और चौथा क्या है कि घाटी के आसपास की पहाड़ियों में उत्तर में नागा पहाड़ियां और दक्षिण में कुकी पहाड़ियां शामिल हैं। तो उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, या उपयुक्त में सभी के सभी? तो चलिए देखते हैं कितने सही हैं। पहला देखते हैं, इंफाल घाटी या इसी को हम बोलते हैं मणिपुर घाटी, मणिपुर राज्य में है। जैसा उसका नाम है वैसा उसका काम है। तो इंफाल घाटी यानी कि मणिपुर घाटी मणिपुर में ही है। ये देखिए, ये पूरी की पूरी वैली है, ये मणिपुर राज्य है। अगला स्टेटमेंट देखिए, पहला तो हमारा सही है। दूसरा है इंफाल नदी घाटी के मध्य से होकर बहती है और पूरी घाटी को अपना नाम देती है। इंफाल नदी देखिए। अब देखिए इंफाल नदी आपको कहां दिखाई देती है? ये आप देख रहे हैं इंफाल नदी। अब यह इंफाल नदी जो है यह आपको मणिपुर के पास भी दिखाई दे रही है, ठीक है। अब क्या कहता है इंफाल नदी के बारे में? ये देखिए, ये नदी क्षेत्र भी है और इस घाटी में पूरा इसका विस्तार है, इसका बेसिन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा यह स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा वाला। और तीसरा वाला है कि राजधानी इंफाल इंफाल घाटी में स्थित है, तो बिल्कुल ऐसा ही है। इसका जो क्षेत्र है राजधानी क्षेत्र इंफाल, ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एक बार यहाँ पे स्पष्ट देखें तो, और राजधानी क्षेत्र भी इसी घाटी पे है। तो ये हमारा तीसरा स्टेटमेंट भी सही हो गया। अब चौथा देखिए, घाटी के आसपास की पहाड़ियों में उत्तर में नागा पहाड़ियां हैं और दक्षिण में कुकी पहाड़ियां हैं। तो बीच में यानी कि घाटी होनी चाहिए, ऊपर की तरफ नागा और नीचे की तरफ यानी कि दक्षिण में कुकी। क्या सच में ऐसा है? चलिए देखते हैं। ये देखिए मणिपुर में यहाँ पे इंफाल वैली है इस जगह पे, ठीक है। अब इसके उत्तर में देखें तो यहाँ पे नागा हिल्स है और इसके दक्षिण में देखें तो दक्षिण में यहाँ पे कुकी हिल्स दिखाई देगा। तो कुकी और नागा के बीच में है इंफाल वैली। तो हमारा चारों का चारों स्टेटमेंट हो गया है सही। तो अगर चारों के चारों सही हैं और हमें यही जानना है कि सही कथन कितने हैं, तो हम बोलेंगे डी यानी कि उपर्युक्त सभी। अब अगला सवाल देखते हैं, वर्ली जनजाति से संबंधित है। वर्ली जनजाति जो हाल ही में खबरों में थी, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? दरअसल महाराष्ट्र के एक खास क्षेत्र में, देखिए मैंने उत्तर बता दिया है, थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में सही उत्तर है महाराष्ट्र। अब थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। महाराष्ट्र में वर्ली जनजाति मुख्य रूप से रहती है, एक और राज्य में रहती है पर वो राज्य यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। तो दरअसल एक खास क्षेत्र है महाराष्ट्र में, पुणे। पुणे में वर्ली जनजाति के जो भूमि क्षेत्र है उस क्षेत्र पर छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए एक ऐसा जगह बनाया जाना चाहता है, संग्रहालय किस्म का संग्रहालय बनाया जाना था। अब इस संग्रहालय के लिए इस्तेमाल हो रही थी जमीन वर्ली जनजाति की। तो वर्ली जनजाति ने इसके लिए अपना विरोध दर्ज किया और मना कर दिया कि हम इस जगह पे नहीं बनाने देंगे। फिर उसके बाद देखिए बात आती है कि वर्ली जनजाति आ गई चर्चा में। तो हम जान लेते हैं कि वह कहां कहां पे मुख्य रूप से मौजूद है भारत में। तो वह मध्य प्रदेश नहीं है, महाराष्ट्र है और गुजरात है। तो भारत में दो राज्यों में मुख्य रूप से देखने को मिलती है और अभी जो चर्चा में थी वह महाराष्ट्र में पुणे के स्थान की वजह से चर्चा में थी। अब ये दो राज्यों के बारे में तो हम जान गए, सवाल पूछेगा हम बता देंगे। थोड़ा सा और जान लेते हैं वर्ली जनजाति के बारे में। स्पेलिंग देखिए अलग अलग हो सकती है, डब्ल्यू से भी हो सकती है, वी से हो सकती है, आप हिंदी से भी जान लेंगे तो सफिशिएंट है। अब यह जो जनजाति है यह तो आपको पता चल गया, या तो महाराष्ट्र में मिलेगी या तो गुजरात में। लेकिन उसमें भी कहां पे? या तो जो तटीय क्षेत्र है या तो जो पहाड़ का क्षेत्र है, दो ही जगह पे रहेंगे। मैदान में नहीं रहेंगे, पठार में नहीं, मुख्य रूप से वो पर्वत को ही चुनेंगे या तो उसके अलावा जो तटीय क्षेत्र है। अब यहाँ पे देखिए जो नेम है इसका वर्ली, वह आया है वरुल से। और वरुल का मतलब क्या होता है? पीस ऑफ लैंड। तो पीस ऑफ लैंड का मतलब भूमि का एक क्षेत्र, एक टुकड़ा। तो उसी से बना है वर्ली, ठीक है। किससे बना है? वरुल से। अब यहाँ पे एक बात आती है कि वर्ली जनजाति खास वजह से चर्चा में है। क्यों? क्योंकि अपनी एक इनकी अलग स्टाइल है, बहुत खूबसूरत स्टाइल है। किसकी? पेंटिंग की। तो किस प्रकार की चित्रकारी है? इनकी चित्रकारी में इनके द्वारा इंसानों का प्रकृति से जुड़ाव दिखाई देता है। ये यही वर्ली पेंटिंग है
और प्रकृति से देखिए आप किस तरह से जुड़े हुए दिखाई देते हैं। तो इसका जवाब तो आपको चलिए मिल गया। अब अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तराखंड और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को चिन्हित करती है? भागीरथी नदी, काली नदी, अलकनंदा नदी और रामगंगा नदी। अब आपको बताना है इसमें से सही उत्तर क्या है। तो यहाँ पे देखिए, उत्तराखंड और नेपाल के बीच जो सीमा बनाती है वह नदी है काली नदी। कहाँ पे है, आइए देखिए, ये देखिए उत्तराखंड और नेपाल के बीच में सीमा बनाई और आगे फिर यह आगे बढ़ जाती है और आगे बढ़ने के बाद यह उत्तर प्रदेश में एक नदी से मिलती है। इसी काली नदी को शारदा नदी के नाम से जाना जाता है और उत्तर प्रदेश में जिस नदी से मिलती है वह नदी है घग्गर नदी। तो यह बात भी स्पष्ट हो गई। चलिए अब देखते हैं, हमारा सही जवाब तो हमें मिल चुका है। अगला सवाल होगा हमारा अभ्यास प्रश्न। अब इस अभ्यास प्रश्न को ध्यान से देखिए, पढ़िए और प्रयास कीजिए कि इसका सही जवाब आप दे सकें। यह एक उपोष्ण कटिबंधीय फसल है जो पूर्वी एशिया की मूल निवासी है। यह ऐसी जलवायु पसंद करती है जो नम हो, गर्म हो और सर्दी अधिक ठंड ना हो। इसकी खेती पहाड़ी इलाकों में की जाती है। इसकी खेती के लिए 125 से 175 सेंटीमीटर के बीच अच्छी तरह से वितरित वर्षा आवश्यक है। यह निम्नलिखित में से कौन सी फसल है? अगर आपको इसका आइडिया हो उपोष्ण कटिबंध का और उसकी फसल का और उस फसलों के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, ये सब आइडिया होगा, कितनी वर्षा की आवश्यकता है, कितनी गर्मी की, कितनी नमी की, किस मौसम की, तो आप इसका जवाब दे सकेंगे कि कौन सा वह आपको हो सकता है कि इसमें से 4 में से एक सही जवाब हो। तो नहीं भी आपको पता चलता है तो अगले सप्ताह हम इस पर डिस्कस करेंगे। इसी वक्त सेम टाइम पर आप हमें मिलिएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।